वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है, बल्कि यूं कहें कि आज भी एक राजनीतिक पार्टी से ज्यादा जो इसकी अहमियत है उसे भारतीय इतिहास के रूप में ही देखा जाता है। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास एक सीमा तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही इतिहास है। 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सेवा के अधिकारी थे, उनके एफर्ट से, उनके प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के सहयोग से एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पे हुई थी, ताकि जो भारतीयों की राय है, उनके विचार हैं, वो काफी बड़ा रूप ना लेने पाए उससे पहले कि अंग्रेज प्रशासन को इसके बारे में पता चल जाए। अब एक बात और जो कही जाती है, जो थोड़ा सा बड़ा व्यू है, जैसे कि इतिहासकार बिपिन चंद्र जी कहते हैं कि सेफ्टी वॉल से ज्यादा असल में उस समय भारत को एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, क्योंकि पहले से भी कई सारे दल बन रहे थे, क्षेत्रीय संगठन बन रहे थे, चाहे वो इंडिया एसोसिएशन हो, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो। लेकिन अब एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत महसूस होने लगी और उसके स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, जो कि एक वकील थे। शुरुआत के करीब 20 सालों तक हम लोग प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट की नीति पर चलते रहे और इसका जो जनाधार था वो काफी सीमित था। उच्च वर्ग के, कुलीन वर्ग के कुछ वकीलों और कुछ अधिकारियों तक ही सीमित रहा। हालांकि 1905 के स्वदेशी आंदोलन के बाद से इस पूरे पार्टी की रूपरेखा बदल गई। गर्म दल के कुछ नेताओं ने इसे बड़े पैमाने पर फ्रीडम मूवमेंट को, आजादी की लड़ाई को लॉन्च करने की बात की, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नाम प्रमुख हैं। 1907 में इसी बात पर, इस एक विवाद पर कांग्रेस में विभाजन हो गया, नर्म दल और गर्म दल। नर्म दल में गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता थे, तो वही गर्म दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक जी कर रहे थे। हालांकि थोड़े ही समय में कांग्रेस के नेताओं को इस वास्तविकता का अंदाजा हो गया कि विभाजित तौर पर सिर्फ और सिर्फ उनकी शक्ति जो है वो कमजोर हो रही है। 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में ये दोनों दल साथ आए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों के फलस्वरूप, और होम रूल लीग आंदोलन को लॉन्च किया गया। हालांकि 1916 के बाद से ही कांग्रेस की रूपरेखा बदलनी चालू हो गई, जब महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे। 1919 से लेकर 1947 तक का काल पूरी तरह से महात्मा गांधी जी द्वारा डोमिनेटेड रहा। पूरे मूवमेंट का, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसका नेतृत्व और मार्गदर्शन कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी ने की। 1947 में आजादी के बाद हालांकि महात्मा गांधी का ये मानना था कि कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये एक विचारधारा ना हो कि एक राजनीतिक पार्टी हो चुकी है और इसे आजादी का जो मूवमेंट है उसका लाभ मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन 1947 के बाद से जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमान संभाली। 1952 में पहले चुनाव से शुरू होकर 1964 में अपनी मृत्यु तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या यूं कहें कि पूरे देश की कमान जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के ही हाथों में रही। उसके बाद से ये विरासत लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी से चलकर आज सोनिया गांधी तक और राहुल गांधी तक पहुंच चुकी है। हालांकि इस बीच में इसके ऊपर परिवारवाद का भी काफी ठप्पा लगता रहा है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस विरासत को देखा जाए, इस पूरे इतिहास को देखा जाए, तो इसके ऊपर कई बार अलग अलग तरीके के आरोप लगते रहे हैं। कुछ लोग इसे बुर्जुआ वर्ग की पार्टी बताते हैं, कुछ लोगों ने विभाजन का दोषी माना है, और कुछ लोग इसे इंडस्ट्रियलिस्ट अपीलिंग, यानी कि उच्च वर्ग को सपोर्ट करने वाला दल भी माना गया है। परिवारवाद के भी इल्जाम इस पे लगते रहे हैं। हालांकि अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो
न जाने कितने विचारधाराओं का मेल थी ये पार्टी। इनफैक्ट अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाए तो 1950-55 के आसपास जवाहरलाल नेहरू ने अलग अलग धड़ों के लोगों को इस पार्टी में स्थान दिया। भीमराव अम्बेडकर जो कि एक विरोधी पार्टी के थे, उन्हें इन्होंने अपने पार्टी में स्थान दिया, कानून मंत्री का पद दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इंडस्ट्रियलिस्ट मिनिस्ट्री औद्योगिक मंत्री बने। इस तरह से कई सारी विचारधाराओं का समावेश होने की वजह से ये पार्टी एक मजबूत गुट के रूप में, एक मजबूत दल के रूप में सामने आई। हालांकि जब से विचारधाराओं का ध्रुवीकरण होना शुरू हुआ, तब से कांग्रेस पार्टी का भी क्षरण धीरे धीरे शुरू हो गया। अब वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी के सामने कई सारी चुनौतियां खड़ी हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी के पास एक पूर्णकालिक अध्यक्ष भी नहीं है। इन चुनौतियों से कांग्रेस पार्टी किस तरह निपटती है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, कांग्रेस पार्टी के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए और अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के। नमस्कार।